नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं ओम इंजीनियर्स, विशाल सिनेमा के सामने, निकट हाईडेल चौराहा सिधारी आजमगढ़, विश्व प्रसिद्ध डाइकिन एसी का एक्सक्लूसिव शोरूम, आकर्षक ऑफर के साथ सभी प्रकार के एसी उपलब्ध। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। सोने, चांदी और डायमंड की ज्वेलरी का विशाल संग्रह और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। जनपद में कोविड के नए वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। जिला प्रशासन ने मेडिकल कॉलेज को कोविड अस्पताल में बदलने की योजना बनाई है। साथ ही जिला अस्पताल में संक्रमित मरीजों के लिए विशेष वार्ड तैयार कर लिया गया है। फिलहाल जिले में कोई कोविड का एक्टिव केस नहीं मिला है, फिर भी सर्विलांस टीम लगातार निगरानी कर रही है। जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में पहले से ही ऑक्सीजन प्लांट मौजूद है, इससे ऑक्सीजन की कमी की संभावना नहीं है। सीएमओ डॉक्टर अशोक कुमार ने बताया कि कोरोना को लेकर मॉक ड्रिल पहले ही किया जा चुका है। यह मॉक ड्रिल अस्पताल परिसर में आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य आपात स्थिति में स्वास्थ्य व्यवस्था की तैयारियों की जांच करना था। यूपीएमएससी से संक्रमित मरीजों के लिए लक्षण आधारित दवाएं भी जल्द पहुंचने वाली हैं। अस्पताल में कोविड संक्रमण से बचाव को लेकर साफ सफाई, सैनिटाइजेशन, आइसोलेशन बेड, वेंटिलेटर सुविधा, ऑक्सीजन सप्लाई, दवाइयों के स्टॉक और मेडिकल स्टाफ की उपलब्धता है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी तैयारियां की जा रही हैं। संक्रमितों की पहचान और उन्हें क्वारंटीन करने की व्यवस्था अलग से की जा रही है। सीएमओ ने सभी चिकित्साधीक्षकों को तैयारियां पूरी रखने का निर्देश दिया है। सीएमओ ने बताया कि अस्पताल में सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध हैं। मरीजों के लिए तैयार किया गया वार्ड अस्पताल परिसर में अलग स्थान पर है। वार्ड में मरीजों की देखभाल के लिए सभी सुविधाएं मौजूद हैं और ऑक्सीजन प्लांट भी सुचारू रूप से काम कर रहा है। जैसी सूचनाएं मिल रही हैं, ऊपर से डीजी सर का भी पत्र आया है कि कुछ प्रदेशों में कोविड के केस दोबारा से बढ़ने शुरू हो गए हैं। इसके लिए डीजी महोदय के द्वारा भी सभी तैयारियां दुरुस्त करने हेतु निर्देश दिए गए हैं, जिसके संबंध में हमारे द्वारा जिला अस्पताल में कोविड वार्ड जो तैयार करा दिया गया है और आरटीपीसीआर लैब मेडिकल कॉलेज में चालू करा दी गई है। हमारे यहाँ भी सभी तैयारियां पूर्ण हैं। जिसको भी ILI या सारे के लक्षण होते हैं उनकी टेस्टिंग की जाएगी। CMS साहब से बता देंगे, उनको सामान भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। जैसे ही सामान आ जाता है एक आध दिन में, तो हम सामान को करा देंगे और जांच शुरू करा देंगे। हमारा हमने अभी सभी ऑक्सीजन प्लांट्स की जो है मॉक ड्रिल कराई थी। यहाँ का भी प्लांट सही हो गया है और बाकी जगह के प्लांट सही हैं सभी। हम लोगों ने उसका पूरा सैचुरेशन देखा था ICU तक, सभी जगह सैचुरेशन ठीक था ऑक्सीजन का। अभी कुछ दिन पहले कोविड रूम बनाया गया था, उसमें मरीज भर्ती, तो उसके लिए क्या उसको भी खाली करा दिया गया था। जिस दिन खबर चला था उस दिन के दूसरे दिन ही उसको खाली करा दिया, क्योंकि जिला अस्पताल में स्पेस की कमी है, मरीजों की संख्या ज़्यादा होती है, तो जो खाली होता है उसमें मरीज़ को भर्ती करना जरूरी होता है, तो मरीज़ को वापस नहीं कर सकते। तो अभी फ़िलहाल उसको खाली करा दिया गया है। जो कोरोना की स्थिति में शुरू होगा, 5 लाख केंद्र लगाए जाएंगे। अभी ये हमारे यहाँ टेस्टिंग की सुविधा जिला अस्पताल मंडलीय जो है चिकित्सालय, इसमें वो 100 बेड तरवा, लालगंज, अतरौलिया में शुरू कराई जा रही है और मेडिकल कॉलेज में इसकी जो है RT-PCR लैब है, उसको जाँच होगी। जनपद से क्या अपील करना चाहेंगे? जनपद वासियों से मैं अपील करना चाहूँगा, कोविड के ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजेशन बार बार हाथों का करें, साबुन से हाथ धोएं, एक दूसरे के संपर्क में दूरी बना के रखें, भीड़ भाड़ वाली जगहों से नहीं जाएं। ज़रा सा भी कुछ संशय होता है कि मुझे कुछ लक्षण आ रहे हैं कोविड के, तत्काल जांच कराएं। जांच होने पर यदि आप पॉजिटिव पाए जाते हैं, तत्काल चिकित्सक के अनुसार आइसोलेट हों या अस्पताल में भर्ती हों।
कोविड के लक्षण क्या उसमें प्रतीत हो रहे हैं? कोविड के मुख्य रूप से हुए सर्दी जुकाम बुखार के साथ सांस लेने में दिक्कत होती है। यदि यही लक्षण आते हैं तो आप अपना जांच करा लें। प्रतिबंध के बाद भी बकरीद के त्योहार पर कुर्बानी के लिए गौवंश की तस्करी धड़ल्ले से की जा रही है। इसका खुलासा उस वक्त हुआ जब जनपद के थाना अतरौलिया पुलिस ने पशु क्रूरता के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 जून को केशवपुर पुल के पास एक DCM वाहन को रोका। चेकिंग के दौरान वाहन में 18 भैंस और पड़िया पाए गए, जिनके पैर और मुंह रस्सी से क्रूरता पूर्वक बंधे थे। पुलिस ने वाहन और पशुओं को कब्जे में लेकर 3 अभियुक्तों 45 वर्षीय राकेश यादव, 50 वर्षीय ताजुद्दीन और 40 वर्षीय टिंकू अहमद को गिरफ्तार किया। पुलिस ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में से राकेश यादव का पहले से आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, जिसमें 2009 में उन्नाव और 2011 में आगरा में पशु क्रूरता और अन्य धाराओं में मामले दर्ज हैं। थाना अतरौलिया में मुकदमा संख्या 187/25 दर्ज किया गया है, जिसकी विवेचना उपनिरीक्षक रमेश सिंह कर रहे हैं। बरामदगी में DCM वाहन, 2 भैंस और 16 पड़िया शामिल है। पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी है। SP यातायात विवेक त्रिपाठी ने बताया कि आगामी त्योहारों के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा के निर्देश पर जिले में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। चेकिंग के दौरान ही गौवंश बरामद किए गए। उन्होंने बताया कि गौवंश कहां से लाया जा रहा था और कहां पर ले जाया जा रहा था, इसकी पड़ताल की जा रही है और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, इसकी विवेचना जारी है। थाना क्षेत्र अतरौलिया में कुछ गोवंश को ले जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। उसमें उनको बरामद कर लिया गया है और उनके साथ जो व्यक्ति थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत करके और आगे की कार्रवाई की जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पहले से ही निर्देशित किया गया है कि आगामी पर्वों को देखते हुए लगातार चेकिंग और फ्रिस्किंग कराई जाए। उसके क्रम में ये सब कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और आगे भी इसमें गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई की जाएगी। ये कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है? इस संबंध में विवेचना की जा रही है। इसकी फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज पता की जा रही है, कहाँ से आ रहा था, कहाँ जा रहा था और कौन कौन लोग इसमें और शामिल हो सकते हैं, किसमें क्या गिरोह हो सकता है, इस संबंध में विवेचना की जा रही है। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के मोइनाबाद गांव में मंगलवार को दोपहर में 2 सगी बहनें सड़क हादसे का शिकार हो गईं। साइकिल से ट्यूशन पढ़ने जा रही दोनों किशोरियों को तेज रफ्तार मिनी ट्रक का पहिया निकलने से उसकी चपेट में आ गई। हादसे में एक बहन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना से नाराज ग्रामीणों ने मुबारकपुर मोहम्मदाबाद मार्ग पर जाम लगा दिया। ग्रामीणों को आक्रोशित देख प्रशासन ने आसपास के थानों की पुलिस के साथ ही वहां PSC को भी लगाया। घटना मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे की बताई जा रही है। गांव निवासी सूर्यभान की बेटियां 14 वर्षीय दिव्यांशी और 15 वर्षीय प्रियांशी ट्यूशन के लिए निकली थी। उसी समय एक तेज रफ्तार मिनी ट्रक का पहिया अचानक निकल गया और अनियंत्रित होकर दोनों बहनों को कुचल दिया। स्थानीय लोगों ने आनन फानन में दोनों को उठाया, लेकिन दिव्यांशी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। गंभीर रूप से घायल प्रियांशी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पूरे गांव में मातम पसर गया। हादसे से नाराज ग्रामीणों ने मुबारकपुर मोहम्मदाबाद मार्ग पर चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। स्थिति को देखते हुए मौके पर थाना पुलिस के साथ ही PSC भी तैनात करनी पड़ी। पुलिस और ग्रामीणों के बीच जमकर नोकझोंक हुई। थाना प्रभारी निहार नंदन ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाने की कोशिश की। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों को हटाने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा।
कुछ देर बाद ग्रामीण फिर जुट गए और दोबारा सड़क जाम कर दिया। ग्रामीण ट्रक चालक के खिलाफ कार्रवाई और पीड़ित परिवार को मुआवजा दिए जाने की मांग पर अड़े रहे। एसपी सिटी मधुबन कुमार सिंह ने बताया कि यह प्रकरण थाना मुबारकपुर के मोइनाबाद का है। मंगलवार को एक ट्रक द्वारा साइकिल सवार 2 बच्चियों का एक्सीडेंट किया गया, जिसमें एक बच्ची दिव्यांशी उम्र 14 वर्ष की मौत हो गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृत बच्ची का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पीड़ित पक्ष द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। ट्रक को कब्जे में लेकर ड्राइवर को हिरासत में लिया गया है। विवेचना की जा रही है, विधिक कार्रवाई की जाएगी। दूसरी बच्ची का इलाज शहर के निजी अस्पताल में चल रहा है, हालत ठीक है। यह प्रकरण थाना मुबारकपुर के मोइनाबाद का है। कल एक ट्रक द्वारा साइकिल सवार 2 बच्चियों को एक्सीडेंट किया गया, जिसमें एक बच्ची दिव्यांशी उम्र 14 वर्ष की मृत्यु हो गई है। सूचना पर पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर मृतक बच्ची का शव कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई की गई है। पीड़ित पक्ष द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। ट्रक ड्राइवर को पुलिस हिरासत में लिया गया है। ट्रक जिसने एक्सीडेंट किया था वो कब्जा पुलिस में लिया गया है। मुकदमा पंजीकृत है, विवेचना की जा रही है, विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, दूसरी बच्ची जो घायल है उसकी कैसी हालत है? वो लाइफलाइन अस्पताल में एडमिट है, उसका इलाज चल रहा है, उसकी स्थिति ठीक है। आजमगढ़ के महाराजगंज थाना क्षेत्र के रामपुर कट्या गांव में जमीनी विवाद को लेकर पट्टीदारों द्वारा एक ही परिवार पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। घटना 31 मई की रात लगभग 9 बजे की है। आरोप है कि मोहम्मद कैफ पुत्र मोहम्मद इस्लाम के घर में घुसकर पट्टीदारों ने लाठी डंडों से हमला कर मोहम्मद कैफ, उनकी पत्नी, बेटे और चाचा साहबान को गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हमलावरों ने कैफ के दरवाजे पर खड़ी ऑटो रिक्शा और बाइक को भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। मोहम्मद कैफ ऑटो चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। घटना के बाद घायलों को ग्रामीणों की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पीड़ित मोहम्मद कैफ ने बताया कि 6 बिस्वा जमीन का बैनामा है, लेकिन पट्टीदार हिस्सा नहीं दे रहे हैं। इस संबंध में तहसील में वाद भी चल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी लगातार जानबूझकर उन्हें और उनके बेटे को परेशान कर रहे हैं, ताकि मुकदमों में फंसाकर बेटे का विदेश जाना रुकवा दिया जाए। लोग मारे हैं सर। किस मामले में? जैसे बैनामा की जमीन 5 जन हम लोग लिए थे, हमको उसमें हिस्सा नहीं मिला। हम उसका कोर्ट में आवेदन किए थे कि हमारा बंटवारा में हिस्सा मिल जाए। इसी के किसान को लेके वो लोग हमको बुरी तरह से मारे। 20 के तादाद में लोग थे, हम अकेले थे। हाँ। ये घटना कब की है? समय रात के 9 बजे। रात के 9 बजे। हाँ। आप घर पे अकेले थे या और कोई साथ में था? एक हमारा बच्चा था, वो घर में था, हम बाहर थे। ये जब आया निकल के इसको भी 3 लाठी मारे हैं लोग। आपको चोट कहाँ कहाँ लगी है? हमको पूरा ये सब अलग धूस किया गया है देखिए, और ये हाथ पूरा धूस है। हाँ, ये सब अंगूरी फट गई है। इधर देखिए गोश्त फट गया है। अच्छा, पेट में भी चोट आई है, हड्डी टूट गई है वहाँ की। वाले आपके भाई पड़ोसी हैं? हमारे चाचा के लड़के हैं। चाचा के लड़के, वो जमीन के बंटवारे को लेकर हुआ है? हमारे चाचा के लड़के हैं। नाम ये अफजल है, और का नाम भुगना का नाम असली है जमालुद्दीन, नूर मोहम्मद, सद्दाम। ये लोग मिलकर मारे हैं? ये लोग मारे हैं। किस चीज़ से मारे हैं आपको? लाठी से मारे हैं सर। लाठी डंडे से? हाँ, लाठी से, और टुकड़ी चला के टुकड़ी से घर पर फेंकने लगे सब। वो तो जो थे बच्चे, इतने बड़े बड़े लोग, कई लोग थे। हाँ। इस संबंध में एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि पट्टीदारों का जमीन का विवाद है।
वायरल वीडियो में ईंट पत्थर चलने के साथ ही लाठी डंडे से भी मारपीट हुई है। इस मामले में दोनों पक्षों की तहरीर पर मामला दर्ज किया गया है। साथ ही पूर्व में जो मामले दर्ज हैं, उनकी भी जांच की जा रही है। जो तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया जिसमें थाना महाराजगंज के रामपुर कटिया गांव से दो पटीदार पक्षों में आपस में हिस्सेदारी को लेकर विवाद में दो पक्षों ने आपस में मारपीट कर ली, जिसमें पत्थरबाजी और लाठी डंडे से भी एक दूसरे को मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें तत्काल प्रभाव से संज्ञान लेते हुए दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। जो भी जमीनी विवाद है उस पर जितनी कार्रवाई अब तक की गई है और जो कार्रवाई अपेक्षित है वो भी साथ में अमल में लाई जा रही है। जो भी तथ्य आगे प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर अधिक कार्रवाई की जाएगी। खबर आजमगढ़ से है, जहां गौ रक्षा को लेकर विश्व हिंदू महासंघ गौरक्षा प्रकोष्ठ आजमगढ़ उत्तर प्रदेश ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर आगामी त्योहार बकरीद पर गाय न काटने के संबंध में मांग की है। विश्व हिंदू महासंघ गौ रक्षा प्रकोष्ठ आजमगढ़ के जिला अध्यक्ष मनीष तिवारी के नेतृत्व में संगठन के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी आजमगढ़ को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि गौरक्षा के विषय में आजमगढ़ मंडल आजमगढ़ में नगर निकाय व गांव में बहुत लापरवाही की जा रही है। बकरीद से एक सप्ताह पहले गाय व भैंस की कुर्बानी पर रोक लगाई जाने की मांग की गई थी। अगर गाय की कुर्बानी की जाती है तो इसको संगठन किसी भी प्रकार से बर्दाश्त नहीं करेगा। उक्त कार्यक्रम में विश्व हिंदू महासंघ को रक्षा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष मनीष तिवारी, पलहनी ब्लॉक महामंत्री हर्ष पांडे, सह मंडल प्रभारी आशीष पांडे, पलहनी ब्लॉक अध्यक्ष कृष्णानंद ओझा, सठियाम ब्लॉक अध्यक्ष ब्रजेश चौहान आदि लोग उपस्थित रहे। के पास आए हुए थे, डीएम साहब के पास ज्ञापन देने आए हुए थे कि ज़्यादा हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि तस्करी इस समय बकरीद के चलते बहुत ज़्यादा हो रही है। इसीलिए हम लोग ये चाहते हैं कि कहीं पर जो है गौ की तस्करी न हो, अन्यथा हम लोग जो है बहुत भीषण कदम। यही मांग है कि ईद को देखते हुए हम लोग यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्रशासन से कि कहीं पर जो है किसी प्रकार का गौ माता के साथ जो है दुर्व्यवहार न हो, और उनकी रक्षा के लिए हम लोग तो 24 घंटे लगे ही हैं। और प्रशासन से हम लोगों की यही मांग है कि कोई गलत काम न हो गौ माता के साथ। आरटीओ ऑफिस के निकट श्री राम जानकी मंदिर जाफरपुर आजमगढ़ चल रहे 7 दिवसीय संगीतमय श्री हनुमान कथा के प्रथम दिन और चौथे बड़े मंगलवार की रात्रि कथावाचक बालव्यास पंडित कौशल किशोर जी महाराज ने अपने प्रवचन में राम भक्त हनुमान की महिमा का गुणगान करते हुए कहा कि त्रेता युग में जब भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया, तब भगवान शिव ने भी राम की सेवा और धर्म की स्थापना हेतु हनुमान जी के रूप में अवतार लिया। उन्होंने शास्त्रों और पुराणों के अनेक प्रमाणों के साथ यह बताया कि हनुमान जी कोई साधारण वानर नहीं, बल्कि स्वयं भगवान शिव के अंश से उत्पन्न हुए दिव्य अवतार हैं। हनुमान चालीसा की प्रसिद्ध चौपाई शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन को उद्धृत करते हुए उन्होंने कहा कि यह पंक्ति स्वयं इस रहस्य को स्पष्ट करती है कि हनुमान जी भगवान शिव के पुत्र नहीं, बल्कि अवतारी स्वरूप हैं। कौशल किशोर जी महाराज ने शिव पुराण, स्कंद पुराण और वाल्मीकि रामायण जैसे महाग्रंथों का उल्लेख करते हुए बताया कि अंजनी माता ने पुत्र की प्राप्ति के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अपने अंश से हनुमान जी को प्रकट किया। वहीं पवन देव ने जीवन का संचार कर उन्हें इस पृथ्वी पर भेजा। इस प्रकार हनुमान जी 3 शक्तियों के समन्वय से प्रकट हुए। शिव की शक्ति, अंजनी की भक्ति और पवन की प्रेरणा। हनुमान जी केवल भक्त ही नहीं, बल्कि एक उत्कृष्ट सेवक भी हैं और शिव स्वयं रामकाज हेतु इस रूप में अवतरित हुए। श्री हनुमान जी चरित्र समर्पण और सेवा का पर्याय है। धार्मिक रूप से ही नहीं, बल्कि अध्यात्म और भक्ति मार्ग के अनुयायियों के लिए भी अत्यंत प्रेरणादायक है, जो यह दर्शाता है कि ईश्वर अपने भक्तों और धर्म की रक्षा के लिए स्वयं अनेक रूपों में अवतरित होते हैं। आंगन सोन न खेले गदेला, वो आंगन बेकार है जिसमें बच्चे न हो। जो
घर बच्चों की किलकारियां न सुनता हो। कहा वो घर बेकार है, कहा आंगन न सोना न खेले गदेला। बोले भक्त बिना सब सून नदी, अनंत सूना न जौने में नीर बहेला। वो नदी बेकार है जिसमें पानी न हो, वो जीवन बेकार है जो पुरुषार्थी न हो, और वो घर बेकार है जिसमें कोई रहने वाला न हो। पूरे संसार के लोग राम का गुण गाते हैं, पर इतिहास में पहली बार भगवान राम ने कहा राम जासु जस आप बखाना। हनुमान जी महाराज का जस राम जी गाते हैं, और आज इस कथा को भगवान राम जी सुन रहे हैं। सीधे हम चलते हैं एक बार की बात। राम इस अवसर पर सुशील कुमार सिंह, टीपी सिंह, अंकित मिश्रा राय, अनूप श्रीवास्तव, अजय वर्मा, प्रमोद वर्मा, बबलू सिंह, गुड्डू सिंह आदि लोग स्थित थे। उन्होंने बताया कि क्षेत्र वासियों के कल्याण के लिए और उन्हीं के सहयोग से प्रतिवर्ष ऐसे आयोजन किए जाते हैं, जिसके पीछे मुख्य उद्देश्य यही होता है कि युवाओं को सही राह दिखाई जाए और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया जाए। आपको बता दें कि कथा 9 जून तक चलेगी और 10 जून को भव्य भंडारे का आयोजन किया जाएगा। वासी मिलके बड़ा मंगलवार के उपलक्ष्य में हनुमान कथा करा रहे हैं। उनका सहयोग क्षेत्रवासी, ग्रामवासी, माने सभी लोग, कौशल किशोर महाराज की तरफ से हनुमान कथा कहा जाएगा, जो 3 तारीख से प्रारंभ होगा, माने चौथा बड़ा मंगलवार से प्रारंभ होगा। और एक कथा जो है दिनांक 9/6/25 तक चलेगा और 10/6/25 को भंडारे का कार्यक्रम है। इसमें पूरे क्षेत्रवासी का सहयोग रहता है, ग्रामवासी का सहयोग रहता है। ये कथा परमानेंट, माने हर साल बड़े मंगलवार का भंडारा होता है, कथा होती है, श्रोतागण आते हैं, सुनते हैं, सबको अच्छा लगता है। माने इससे हिंदुओं को जागरण का एक रास्ता साफ होता है। इससे हमारी पीढ़ी, माने पहले से हम लोग कराते आ रहे हैं, और छोटे छोटे बच्चे, गांव के बच्चे जो है भगवान के प्रति जागरूक हों, भगवान की कथा कहें, भगवान की कथा करावें, जो है माने ये सब कार्य माने अनिवार्य चलता रहे, जो है इसलिए जो है ये सब काम किया जा रहा है। ग्राम समाज में ये आयोजन हो रहा है और हमारे पूरी ग्राम समाज मिल के ये आयोजन कर रही है। सनातन धर्म का ये प्रचार है। शुद्ध रूप से हमें घर घर जागरूक होना है, हर बच्चों को इस मंदिर पे भेजना चाहिए। 7 दिन की कथा है राम जी की, इससे बच्चे कुछ सीखेंगे, युवाओं में एक नया जोश बढ़ेगा। युवा आज के भटक रहे हैं, कम से कम अपने ग्राम समाज में ये कथा हो रही है तो इससे कुछ अलग माहौल बनेगा गांव का। एक
पॉजिटिविटी फैलेगी गांव में। तो मंदिर पे हमेशा राम कथा हर साल जो है होता है, जो है इस बार राम जानकी मंदिर पे जो है हनुमान कथा हो रहा है, जो है ब्रह्मचारी मंदिर यहीं पे है आगे, जो है हर साल वहाँ पे भी भंडारा होता है। अखंड रामायण पाठ का भी वहाँ होता है, हर साल हम लोग इसी तरह करवाते हैं। हमारे टीपी चाह है जो है उनके माध्यम से ग्राम वासियों के सहयोग से जो है हर साल जो है कुछ न कुछ संगीतमय कथा होता है प्रभु का। क्रांतिकारी किसान यूनियन, किसान संग्राम समिति, संयुक्त किसान खेत मजदूर संघ, अखिल भारतीय किसान महासभा, खेत मजदूर किसान संग्राम समिति, जमीन मकान बचाओ संयुक्त मोर्चा सहित लगभग 2 दर्जन से अधिक किसान संगठनों द्वारा बिजली के निजीकरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन व जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। विरोध प्रदर्शन में किसानों ने बिजली बांध हमारे हैं, हम इन्हें नहीं बिकने देंगे। ये खंभे तार हमारे हैं, हम इन्हें नहीं बिकने देंगे। सस्ती बिजली, सस्ता पानी, इससे जुड़ी है मजदूर किसानी। बिजली के निजीकरण का फैसला वापस लो आदि नारे लगाए। किसान संगठनों ने अमर शहीद कुंवर सिंह उद्यान में हुई बैठक में कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बिजली के निजीकरण का फैसला किसान ही नहीं, तमाम मेहनतकश जनता के खिलाफ है। खुद बिजली कर्मचारी लंबे समय से इसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन आम उपभोक्ता, मजदूर, किसान, कर्मचारी किसी की बात सुनने के बजाय प्रदेश की योगी सरकार तानाशाह की तरह विरोध की हर आवाज को खामोश करने पर आमादा है। अपने पूंजीपति मित्रों के मुनाफे के लिए मोदी सरकार ने 2020 तक बिजली कानून में 3 बार संशोधन किए थे। दिल्ली की सीमाओं पर चले ऐतिहासिक किसान आंदोलन ने इन संशोधनों को रद्द करने की मांग की थी और 13 महीनों के बाद मोदी सरकार ने किसान संगठनों से वादा किया था कि किसानों से मशविरा किए बगैर बिजली कानून में कोई संशोधन नहीं करेगी। लेकिन सरकार अपने वादे से मुकर गई और 2022 में कानून में बदलाव करके राज्य सरकारों को बिजली के पूरे निजीकरण का निर्देश दे दिया है। पिछले रिकॉर्ड बताते हैं कि आज तक देश में जहां कहीं भी बिजली का निजीकरण हुआ है वह जनपक्षीय नहीं रहा है। इससे बिजली बेहद महंगी हुई और बिजली का बेशकीमती सार्वजनिक व सरकारी ढांचा निजी कंपनियों के कब्जे में चला गया। किसान संगठनों ने अपने ज्ञापन में 7 सूत्री मांग रखी है, जिसमें उत्तर प्रदेश में दक्षिणांचल और पूर्वांचल वितरण निगमों के निजीकरण पर पूर्ण रोक लगे। सभी ग्रामीण उपभोक्ताओं को हर महीना 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाए। योगी सरकार अपने चुनावी वादे को पूरा करे और ट्यूबवेलों को मुफ्त बिजली दे। स्मार्ट मीटर योजना रद्द की जाए। किसानों के ट्यूबवेलों को 18 घंटे बिना शर्त बिजली की आपूर्ति की जाए। कनेक्शन चार्ज, लाइन, ट्रांसफार्मर, बिलिंग मीटर, कनेक्शन काटने व जोड़ने, तमाम अधिभार आदि उपभोक्ताओं से वसूलना बंद किया जाए। निजी कंपनियों से महंगी बिजली खरीदना बंद किया जाए और बिजली विभाग में कर्मचारियों पर थोपी गई श्रमिक विरोधी नई सेवा नियमावली वापस लिया जाए। सभी संविदा कर्मियों को नियमित किया जाए की मांग शामिल रही। समिति, क्रांतिकारी किसान यूनियन, संयुक्त किसान मजदूर खेत मजदूर संघ, खेत मजदूर किसान संग्राम समिति और खिरियाबाग आंदोलन से जुड़े हुए जो क्रांतिकारी किसान यूनियन और ज़मीन मकान बचाओ संयुक्त मोर्चा, इस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 22-23 संगठन इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। हम लोगों का जो कार्यक्रम का विषय है कि उत्तर प्रदेश सरकार दक्षिणांचल और पूर्वांचल के नाम पर बिजली का निजीकरण करने जा रही है। हम इसका विरोध करते हैं। 6 महीने से विद्युत कर्मचारी 6 महीने से जनवादी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चला रहे हैं। उनको लगातार सरकार की तरफ से धमकियां मिल रही हैं, नौकरियों से बर्खास्त करने की बात हो रही है। लेकिन हम किसान मजदूर मानते हैं कि यह जो बिजली का निजीकरण है ये सिर्फ विद्युत कर्मचारियों पर इसकी मार नहीं पड़ेगी, सिर्फ वह बेरोजगार नहीं होंगे। इस बिजली के निजीकरण के दौरान हमारे देश की जो मेहनत कश आवाम है, मजदूर, किसान, चाहे जितने भी आवाम मेहनत करने वाले लोग हैं,
इनकी बिजली महंगी हो जाएगी और उनके जीवन में फिर अंधकार छा जाएगा। आज जो बिजली है वह रोटी कपड़ा मकान की तरह से आवश्यक वस्तु बन चुकी है। हर व्यक्ति की निजी आवश्यकता कि मोबाइल चार्ज करने से लेकर हर चीज़ों की है। तो हम लोग की मुख्य मांग है कि बिजली का निजीकरण पर रोक लगना चाहिए। इसलिए रोक लगना चाहिए कि जब देश आज़ाद हुआ तो किसी भी निजी कंपनी या प्राइवेट कारपोरेट घराने के बस की बात नहीं थी कि भाखड़ा नांगल बांध जैसे बांध का निर्माण करके और देश को बिजली पैदा कर सके। हमारे देश के मजदूरों किसानों ने ज़मीन दिया, हमारे देश के मजदूरों किसानों ने अपने खून पसीना बहाकर बिजली का निर्माण किया। हमारे देश की आवाम ने सस्ते रेट पर बिजली को जो तैयार किया और सरकार उस समय की जो सरकारें थीं उन्होंने भी सोचा कि इतने मजदूर शहादतें दिए हैं, खून पसीना बहाए हैं, तो कम से कम बिजली को सार्वजनिक रखा जाए, सरकारी रखा जाए, उसको निजी मुनाफे का केंद्र न बनाया जाए। ओम इंजीनियर्स, विशाल सिनेमा के सामने निकट हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। विश्व प्रसिद्ध डाइकिन एसी का एक्सक्लूसिव शोरूम। हमारे यहाँ 1 टन, 1.5 टन इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एसी, 1.5 टन 5 स्टार एसी, 1.5 टन 5 स्टार प्रीमियम एसी, 1.8 टन एसी, 1.8 टन 5 स्टार एसी, 2.2 टन एसी, 2.5 टन एसी, 2.60 टन एसी, टावर एसी, कैसेट एसी, BRB एसी और टेबल एसी उपलब्ध। बजाज फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। HDFC कार्ड से 1.5 टन 5 स्टार एसी पर 2,500 रुपए कैशबैक। PNB कार्ड से सभी एसी पर 2,500 रुपए कैशबैक। कोटक महिंद्रा बैंक कार्ड पर 2,500 रुपए कैशबैक की सुविधा। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंबरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंबरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़।